तो चुनावी चर्चा अगर हम करें आपसे, क्योंकि मैं आपको हमेशा देखता रहा हूँ भविष्यवाणी करते हुए, तो आपने अभी बयान दिया हाल ही में कि जो एनडीए है, बीजेपी है, वो मिलके भी बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार नहीं कर पा रही, 272 उनको नहीं मिल पा रहा। तो क्या आधार है, आपको क्यों लग रहा है? उसके बाद मैं आपको स्टेट वाइज भी कुछ सीटों पे जरूर पूछूंगा कि कहाँ आपको पहले मैं लग रहा स्पष्ट कर दूं मैं क्या कह रहा हूं और क्या नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा कि बीजेपी 272 के नीचे निश्चित चल रही है है? और ये भी संभव है कि एनडीए ही 272 के नीचे रह जाए। वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो मार्जिन के अंदर है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। बीजेपी किसी भी तरह से मुझे 272 के ऊपर दिखाई नहीं दे रही। मेरा आप असेसमेंट पूछें तो मैं कहूँगा कुछ 240-50 उसके करीब कहीं है, यानी कि 272 से काफ़ी नीचे है आज की तारीख में, अगर कोई बहुत ड्रामेटिक डेवलपमेंट ना हो जाए, जिसका मेरे को अब कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। तो ये जो 400 पार करने वाले चले थे, ये 300 से नीचे तो हर हालत में है। 272 की मेजॉरिटी के नीचे है बीजेपी, और एनडीए के साथ मिलकर 272 पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस पे सवालिया निशान है। इतना मैंने कहा है। मैंने ये नहीं कहा है कि इंडिया अलायंस मेजॉरिटी लेके सरकार बना रहा है। आज की स्थिति में कठिन होगा, उनके लिए काफी बड़ी चैलेंज है। ये संभव है, आउटसाइड पॉसिबिलिटी एक है, अगर बीजेपी का मेल्टडाउन हो गया यूपी में, जिसके कभी कभी संकेत आते हैं, अगर बीजेपी का यूपी में मेल्टडाउन हो गया, तब ये स्थिति यूपी में मान लीजिए कोई 30 सीटें आ गई बीजेपी की, ऐसी स्थिति आ गई जो अभी मेरे को क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। पर जब क्या होता है, एक बार मेल्टडाउन शुरू होता है तो फिर ताश के पत्तों की तरह ढहना शुरू हो जाता है। अगर वैसा मेल्टडाउन हो गया, तभी वो स्थिति बनेगी कि इंडिया जो है वो एनडीए के पार निकल जाएगा और सरकार बनाने की स्थिति में आएगा। तो आज मैं उसको नहीं कह रहा। तो यूपी का जिक्र कर रहे हैं, यूपी में राम मंदिर बनने के बाद में जो एक कहा जा रहा था कि राम मंदिर के नाम पर वोट आएगा, मोदी के नाम पर वोट आएगा, तो राम लहर, मोदी लहर क्या यूपी में काम नहीं करेगी? सुमित, मैं घूमा यूपी में, क्योंकि यूपी पे इतना डिस्प्यूट था, तो मैं कम से कम 1000 किलोमीटर तो यूपी में घूम के आया हूँ, और सैकड़ों लोगों से बात, लोग मतलब पत्रकार नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं, नेता नहीं, बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग, जनता के मन की बात, घर में जाके औरतों से, साधारण लोगों से, जिसको ये भी एग्जैक्टली पता नहीं हो कि अच्छा मेरा एमएलए कौन है, उस व्यक्ति से बात कीजिए, वो आपको ठीक बताता है देश दुनिया, उससे आपको पता लगता है कि क्या स्थिति है। बात की, अपने तरफ से राम मंदिर का मुद्दा एक व्यक्ति भी नहीं उठाता। पूछो तो कहता हाँ जी हो गया, अच्छा हो गया, बुरा नहीं बताता। अभी तक वो मिजाज इस देश का नहीं बना है कि लोग कहें कि सरकार का काम नहीं है सब करवाना। लोग कहते हैं जी अच्छा हो गया। लेकिन ये कि वोट, आप उनसे वोट देने के कारण पूछें, लोग राम मंदिर नहीं बताते, बीजेपी के समर्थक भी नहीं बताते। समर्थक कहते हैं राशन मिल रहा है, राशन की बात कहते हैं। समर्थक कहते हैं कि गुंडागर्दी होती थी पहले, इन्होंने गुंडागर्दी खत्म करवा दी। अब सच है झूठ है उस पर दो राय हो सकती है, लेकिन ये दो बात लोग कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन राम मंदिर अपने मुंह से नहीं बोलता व्यक्ति को। तो ये हुआ, साइड में हो गया। अब मैं अयोध्या तो गया नहीं, हो सकता है वहां बोलते हो, वहां शहर का तो विकास हुआ ही होगा, लेकिन बाकी यूपी के लिए ये ऐसा एक ओवरवेलमिंग मुद्दा नहीं है। अच्छा, है ना। जो चीज लोग कहते हैं, मैंने बताया पक्ष में दो बात कहते हैं, और ऐसा भी नहीं मैं कहूँगा कि मोदी जी के खिलाफ गुस्से की कोई लहर है। ये मैंने हरियाणा में देखी। अच्छा। हरियाणा में गुस्से की लहर है, यूपी में कुछ छोटे से पट्टी को छोड़ के गुस्से की लहर नहीं है। लेकिन अब है यार, बस हो गया ना। वो एक प्रधान ने मेरे को, एक व्यक्ति ने कहा मेरे को, बहुत साधारण सा व्यक्ति था, उसने कहा भाई साहब, जब किसी को प्रधान बनाते हैं गांव में पहली बार, तो वो ना डर डर के काम करता है, ठीक से काम करता है। दूसरी बार बना दो तो तब तक वो हमें गोली देना सीख जाता है, तो 2 नंबर के काम शुरू कर देता है। और तीसरी बार बना दो तो हमारे सर पे बैठ के डंडा चलाएगा वो। और वो गांव के संदर्भ में नहीं बोल रहा था, वो मेरा सवाल दिल्ली का था। दिल्ली का सवाल कि मोदी जी तीसरी योजना, वो पंचवर्षीय बोलते हैं कि 2 पंचवर्षीय हो गई, तीसरी पंचवर्षीय चाहते हैं।
तो उसने उसके जवाब में मुझे ये बोला ओके। ये बात लोगों पे आ रही है। और पहले क्या था कि मोदी जी का नाम लेते ही एक तरह से बाकी सब सवालों पे ढक्कन लग जाता था। मोदी मोदी, ब्रांड बस मोदी जो बनाया था। उसके बाद आप महंगाई बेरोजगारी की चर्चा बेकार है। अब यूपी में हर व्यक्ति खुल के बात करता है महंगाई की, बेरोजगारी की, छुट्टे जानवर की, और शिकायत ही नहीं करता, कहता है कि मैं वोट इनके खिलाफ दूंगा। और एक और चीज जो उभर रही है वो इनके सांसदों और विधायकों से लोगों का गुस्सा है। वहां तो गुस्सा है, वहां केवल असंतोष नहीं है। सांसदों, अधिकांश सांसदों और विधायकों के बारे में लोगों के मन में गुस्सा है, कभी नहीं आते, मोदी का नाम लेके कितनी बार वोट देंगे इनको। तो वो चीज हुई है जिसके कारण मैंने जो देखा वो ये था कि बीजेपी का सब लोगों से मैं हमेशा 3-4 सवाल, जब बाकी सब बातचीत होती है फ्री फ्लोटिंग, इस बार किसे वोट देने का मन बनाया है? अगर वो कहे नहीं तो मैं, अगर मान लीजिए आज ही हो जाए तो किसको दे देंगे वोट आप? ये दूसरा, पिछली बार 22 का याद है जब ऐसे विधायक का चुनाव हुआ था, किसी किसी को 19 का भी याद होता है, तो उससे तो तब किसे वोट दिया था? और तीसरा, क्या जात बिरादरी है, क्या काम करते हैं, है ना? इस मोटा निष्कर्ष आपको बता दूं, जिसने भी सपा या कांग्रेस को वोट दिया था, एक भी बंदा उनको छोड़ के नहीं जा रहा है। अच्छा। उनकी संख्या कम थी, लेकिन छोड़ के उन्हें कोई नहीं जा रहा है। आपको कोई नहीं मिलेगा। और आपके दर्शक क्योंकि देख रहे होंगे, तो मैं उनको दर्शकों से भी कहता हूं कि भाई मेरी बात पे आप भरोसा मत करो, आपको चेक कर लो ना इस चीज को, कि कोई व्यक्ति जो कहता हो कि पिछली बार मैंने सपा को या कांग्रेस को वोट दिया, आज इनको छोड़ के जा रहा हूं, मिलेगा नहीं आपको उत्तर प्रदेश में। बसपा का थोड़ा सा अजीब स्थिति है। बसपा का वोटर पहली बार अपने आप को बसपा का वोटर कहने में सकुचा रहा है। पहले बीच में बड़ा यूं तन के कहता था, हाँ जी हाथी के वोटर हैं, ना, और बिल्कुल एक आत्मविश्वास और वो था जो बहुत सुंदर था। अब बसपा के वोटर का मोराल थोड़ा डाउन रहता है। पूछो तो बता देता है कि अभी भी मेरा अपना समझ ये बनी है कि बसपा का जो कोर जाटव वोटर है वो नहीं खिसक रहा। वो नहीं खिसक, वो अभी हम लोगों ने भी जो के ग्राउंड साथ है। रिपोर्टिंग की है उसमें लोगों का कहना है कि वो जीते ना जीते लेकिन हमको बहन जी को ही वोट देना है। तो और वो उसके पीछे एक डेडिकेशन सिंपल दिखता है। मानसिकता है भाई, कि देखिए राशन ये वो छोटी चीज है, जिसने इज्जत दी हो उसको आदमी कैसे भूल जी, सकता सही बात है। ना? आज बहन जी की राजनीति बहुत विचित्र है, लेकिन एक साधारण वोटर को जिसको लगता है कि मेरे को किसी पार्टी ने कुछ नहीं दिया, जब इनकी सरकार थी मैं थाने में जाता था, लोग इज्जत से बात करते थे, सरकारी दफ्तर में जाता था, लगता था मेरी सरकार है। इस बात को तो कोई वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस है, कैसे बहन भूल जी सकता का है? मतलब कॉन्फिडेंस। उनका मतलब कॉन्फिडेंस। देखिए बहन जी के बारे, राज के बारे में उत्तर प्रदेश में जनरल सेंस है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छा किया था, बिना बुलडोजर चलाए। उनके जमाने में सख्ती थी, एफिशिएंसी थी। लोअर लेवल पे जो सबसे गरीब तबका, सिर्फ दलित ही नहीं, सबसे गरीब को लगता था मेरी थोड़ी सुनवाई थी। तो ये बात सब लोग याद करते हैं बहन जी के बारे में आज भी। लेकिन जो मेरा इम्प्रेशन बना वो ये कि एक छोटा सा वर्ग वहां भी चुपचाप से अलग हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है, ये देखते हुए कि अब वो अलग अलग भाषा में कहते हैं कि नहीं जी इस बार तो बीजेपी फाइट में, बीएसपी फाइट में नहीं दिख रही है। और एक जगह जहां ये इनके रितेश पाठक, क्या नाम था, रितेश जो इनके बीएसपी के रितेश पांडे, रितेश पांडे, रितेश पांडे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीएसपी के वोटर्स ने मुझे क्या बोला, उन्होंने कहा जी कि वैसे तो हाथी को डालना है, लेकिन अगर आखिरी दिन लगा कि रितेश पांडे जीत रहा है तो हम सपा को वोट डाल के आएंगे। ये चीज पहली बार मैंने कई बीएसपी के पुराने वोटर्स को ये कहते हुए सुना कि हम सपा को भी वोट डाल सकते हैं। पहले तो ये बिल्कुल मतलब दीवार हुआ करती थी कि मतलब मर जाएंगे, सपा को कैसे वोट डाल सकते हैं। तो जैसे मुंबई में हुआ है कि मुसलमान शिवसेना को वोट डाल रहा है, इस बार कुछ वैसी चीज हो सकता है। कांग्रेस के साथ आने से ये बदलाव आया है। अच्छा, जब वो अखिलेश के साथ राहुल को देखते हैं स्टेज में, तो शायद कुछ कड़वाहट कम हो जाती है और लगता है कि नहीं, इनसे डील किया जा सकता है। यहाँ कांग्रेस ने शायद मदद किया उसकी। तो बीएसपी का अधिकांश वोटर इंटैक्ट है, लेकिन छोटा सा उसमें स्खलन हो रहा है, और वो
बीजेपी और उसका एक हिस्सा सपा और कांग्रेस को जा रहा है। अच्छा, मतलब जो जैसे हमने देखा पिछले चुनाव में कि बसपा का वोट शेयर कम हुआ और और बीजेपी ये को माना चला कि बीजेपी को चला गया, इस तो अब बार वो बीजेपी से खिसक इस रहा है। बार जा रहा है बीजेपी को कुछ जरूर जा रहा होगा फिर, लेकिन सपा कांग्रेस की तरफ जा तो रहा है। ये नुकसान मैंने बीजेपी को हो पहली रहा बार सुना जी, नुकसान। और तीसरा, जो बीजेपी के वोटर थे है। खूब मिले। हम्म, बीजेपी का जाहिर है, हाँ, मतलब ज्यादातर वोटर साथ ही रहता है, हम्म, लेकिन हर 5 में से एक, मेरे को तो 3 में से एक दिखाई दिया, अच्छा, लेकिन मैं उसको कम करके मतलब थोड़ा डिस्काउंट कंजर्वेटिव देके, एस्टिमेट ले रहे हाँ, हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, सड़क पे जो जिस व्यक्ति से आप मिलते हैं वो थोड़ा आर्टिकुलेट हाँ होता है। हाँ, क्या गांव में भी आप कोई आया जाते इसको हैं, क्या बताऊंगा कैसे मैं मन बोलना की है ना बात। वो। हाँ, तो और जो औरत घर के अंदर बैठी है बूढ़ी, जिसको अभी ध्यान भी नहीं कि कौन सरकार है, कौन सी छाप की सरकार चल रही है, वो तो उससे बात करना तो इसलिए मैं डिस्काउंट देके कह रहा हूँ। ओके। 5 में से एक वोटर बीजेपी को छोड़ के जा रहा है, और 5 में से एक, और सिर्फ ये नहीं कि कुछ बोलते हैं जी सोचेंगे, कुछ कहते हैं इनको तो नहीं देंगे, और बाकी खुल के कह रहे हैं कि इस बार तो साइकिल को देंगे, साइकिल को या पंजा, जो भी पंजा कम जगह पे, साइकिल ज़्यादातर जगह पे, साइकिल को देंगे। तो ये बात, और ये इस आधार पे मैं कह रहा हूँ जो कुछ कह रहा हूँ, कि भाई अगर सपा का वोटर छोड़ नहीं रहा और बीजेपी का हर 5वां वोटर कम से कम उसे छोड़ रहा है, तो चुनाव परिणाम क्या होगा, आप बैठ के गणित कर लीजिए। इसमें फिर और ज्यादा करने की क्या जरूरत है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पे बीजेपी को 2019 में 51% वोट था, सपा बसपा का 38%, बीजेपी को 13% का एडवांटेज था जी। अगर उनका हर 5वां वोटर उन्हें छोड़ रहा है, इसका मतलब है 10% का वोट स्विंग हो रहा है। अब आप ये मान के अगर पूरा 10 उनका चला जाता और वो 38 से हो जाते, तब तो एकदम पलट जाता है। लेकिन वहां सपा बसपा थी, अब सपा और कांग्रेस है जो थोड़ा नीचे से शुरुआत कर रही है ना। तो इस सब को देखते हुए मेरा मानना है कि बीजेपी इस सब के बावजूद भी आगे है, शायद 5-1% वोट से आगे, 13% से आगे। अच्छा। और उसकी जब मैं सिफोलॉजिकल कैलकुलेशंस करता हूँ तो हमारा निष्कर्ष ये है कि बीजेपी जो 62 पे थी वो कम से कम 52-50 पे तो आएगी ही आएगी। लेकिन अगर मेल्ट डाउन हो गया, देखिए ईस्ट यूपी से जो खबरें आ रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वेव की खबर आ रही है, मैं उसको वेरीफाई अभी कर नहीं पा रहा हूँ। ये है कि पिछले हफ्ते 10 दिन में अखिलेश और राहुल की केमिस्ट्री जो लोगों को दिखी है, जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, जो केवल प्रायोजित भीड़ नहीं है, वो देखते हुए लोग कह रहे हैं कि ईस्ट में कुछ आंधी सी चल रही है। अगर वो हुआ तब तो मामला फिर 50 छोड़िए, फिर तो 40 के नीचे जा सकती है। तो अभी एस्टिमेटेडली आप लग रहा है कि 50 तक का मैं कह रहा हूँ नंबर कम से कम इनको यूपी में 10-12 सीट का नुकसान हो रहा है, निश्चित हो रहा है। तो बड़ी बात होगी। अगर हम यूपी से आगे बढ़े और दूसरे राज्यों की तरफ देखें तो ओडिशा की अगर बात करें, ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार बढ़त हासिल की थी, 8 सीटें वो लेके आई थी, और बीजेडी और एक तरीके से अलाई ही है, वो साथ ही रहते हैं, हालांकि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वो मुझे लगता है कि ना भी लड़े और सीट का कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो वो मदद भी कर देगा। उसमें ओडिशा में किस तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी को क्या वहाँ फ़ायदा मिलेगा? अभी तक जो खबर है वो फायदे की है, क्योंकि नवीन पटनायक अब ढीले पड़ गए, नवीन पटनायक का बहुत इंटरेस्ट नहीं बचा है और ये दिखता है। तो लोग विधानसभा चुनाव में तो उनको देंगे, नवीन पटनायक जीते, विधानसभा में तो उनका दोबारा जीत जाएंगे, लेकिन नवीन पटनायक जो एक ट्रांजिशन कर रहे हैं, एक तमिल मूल के एक अफसर को पूरा राजकाज सौंप रहे हैं, पांडियन को, वो उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। और इससे एक स्पेस जो मिल रहा है उसके अंदर बीजेपी तेजी से घुस रही है, क्योंकि कांग्रेस स्थिति में नहीं है कि वो इस स्थिति का फायदा उठा सके। तो बीजेपी बढ़ रही है, मुझे लगता है लोकसभा में बीजेपी को कुछ फायदा होगा, ऐसी खबर है। तो देखिए मोटे तौर पे अगर हम देखें कहाँ कहाँ बीजेपी को फायदा हो सकता है, उसको गिन लीजिए। मोटी तस्वीर देश की ये है कि पिछली बार जहां जहां बीजेपी ने अंडर परफॉर्म किया था, जहां बहुत स्पेस बाकी है, वहां वहां बीजेपी इंप्रूव कर रही है, वोट शेयर बढ़ रहा है, सीटें उतनी नहीं बढ़ रही, वोट शेयर बढ़ रहा है बीजेपी का। जहां जहां बीजेपी ने ओवर परफॉर्म किया था वहां घट रहा है, वहां सब जगह घट रहा है। अब ओवर परफॉर्म करने वाली सीटें ज्यादा है, अंडर परफॉर्म करने वाली कम है, और अंडर परफॉर्म वाली में वोट को सीट में कन्वर्ट करने की गुंजाइश बहुत कम है। तो बीजेपी कहाँ कहाँ कर सकती है? केरला में समझिए बहुत ज्यादा हुआ तो 1 सीट बीजेपी जीत लेगी। तमिलनाडु में वोट काफी बढ़ेगा बीजेपी का, लेकिन चूंकि अकेले चुनाव लड़ रही है
तो बीजेपी को तो एक सीट का भी लाला पड़ जाएगा, उसके एलाइज को 2-1 सीट आएंगे। आंध्र प्रदेश में टीडीपी बहुत अच्छा कर रही है, बीजेपी का वोट शेयर बहुत ही कम था, लेकिन टीडीपी की पूंछ के सहारे उसको 2-3 सीट मिलने की गुंजाइश है आंध्र प्रदेश में। और तेलंगाना में भी चूंकि बीआरएस का टोटल मेल्टडाउन हो गया और एकदम चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया, तो तेलंगाना में बीजेपी 2-3 सीट का फायदा उठा सकती है। आज तेलंगाना में फायदा दिख रहा है। फायदा दिखा है जी। तो आप समझिए कि इस पूरी कोस्टल बेल्ट में केरला से उड़ीसा तक बीजेपी को कोई 10 से 12 सीट तक का फायदा हो सकता है। लेकिन कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक वही मैं कह रहा था, आप कर्नाटक जोड़िए सब बराबर हो जाता है। ये 12 सीट जो आपने 6 राज्यों में जोड़ी है, ये सारी कर्नाटका में खत्म हो जाएंगी। कर्नाटका में बीजेपी को पिछली बार 25 सीट थी, एक इधर आई 26, एक सपोर्टेड कैंडिडेट था 26 थी उनकी जेब में। आज 14 आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए। फर्स्ट फेज में बीजेपी फिर भी चुनाव में थी, सेकंड फेज तक आते आते तो मतलब सफाया होना शुरू हो गया था। अच्छा, तो बीजेपी 14 सीट ले आए तो बीजेपी मतलब तो खुश हो जाएंगे कि 14 सीट आ गई, तो कम से कम 12 सीट का नुकसान है, तो जो 12 का उधर फायदा हुआ बराबर हो गया। तो इसलिए अगर आपको चुनाव की भविष्यवाणी करनी है, बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स बताता हूँ, आप अब पूरे दक्षिण भारत को भूल जाइए क्योंकि वहां कैंसिल हो गया। पूरे पूर्व भारत को भूल जाइए क्योंकि बंगाल में बहुत मेजर चेंज दिखाई नहीं दे रहा, और नॉर्थ ईस्ट में लगभग कोई चेंज नहीं, उसको भूल जाइए। तो मतलब भूल इस मायने में जाइए कि आप उसका कैलकुलेशन के पर्पस के लिए वो जीरो हो जाए, बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। अब आप केवल ये कैलकुलेट कर लीजिए कि महाराष्ट्र से लेके बिहार तक जिस इलाके में मोदी जी ने स्वीप किया था, वहां एनडीए और बीजेपी को कितना नुकसान होगा, मोटा तो बात नुकसान की है, फायदे की नहीं है। फायदे वाला बचा कौन सा? सारे फायदे वाले तो अकाउंट में ले लिए ना, अब कहाँ फायदा होगा? लेकिन पश्चिम बंगाल में तो बढ़त हो सकती है क्योंकि 18 सीट थी पिछली बार। मैंने इसकी बहुत जांच की, जितने स्रोतों से मैं देख सकता था, पश्चिम बंगाल में बढ़त नहीं मिल रही है। लेकिन सीटें बचा पाएगी क्या 18 का डेटा? अब लग रहा है कि शायद मतलब 2-3 से ज्यादा का नुकसान नहीं है। अच्छा, इसलिए मैं उसको न्यूट्रलाइज करके मान रहा हूँ कि चलो इसको आप भूल जाइए। 2-3 का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उसको आप जीरो मान लीजिए, है ना। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत मेजर चेंज मुझे दिखाई नहीं दे रहा। असम में मेरे दोस्त कहते हैं कि नहीं 2-3 सीट का नुकसान होगा, लेकिन मैं दोस्तों की बात पे थोड़ा सा कम विश्वास करता हूँ। अच्छा, क्योंकि हम थोड़ा आशावादी लोग होते हैं ना, तो हम मान लेते हैं चीज़ों को। मैं थोड़ा छलनी लगा के ही देखता हूँ इन सब चीज़ों को। तो देखिए, बच गया आपके पास केवल महाराष्ट्र से लेके बिहार तक का इलाका, यहाँ केवल नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र में 42 सीट थी बीजेपी के पास, बीजेपी एनडीए के पास, कम से कम 20 सीट का घाटा है। तो मुंबई वगैरह में एकदम पिट गई है बीजेपी। और ये शिवसेना कौन सी सच्ची है, इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता ने दे दिया है। वहाँ पे लोगों में उद्धव काफी सेंटिमेंट बन गया कि धोखा दे दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो 20 सीट का नुकसान केवल महाराष्ट्र में हो रहा है। बड़ा नंबर बता, बहुत बड़ा नंबर है। ज्यादा नुकसान उनके एलाइज को होगा। बीजेपी को सिर्फ 5-7 सीट का नुकसान है, 12-13 सीट का नुकसान एलाइज को हो रहा है, लेकिन हो रहा है ना टोटल एनडीए को 20 सीट का। यहाँ राजस्थान में, अकेले राजस्थान में 10 सीट का नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ टू बी ऑन द सेफर साइड, उसमें गुजरात भी जोड़ लीजिए। गुजरात में 2-1 सीट का नुकसान हो सकता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 सीट से फालतू मुझे नहीं। वहाँ तो क्लीन स्वीप में रहते हैं ये लोग। इस बार 3 सीट में हो रहा है, जो बिल्कुल इस तरफ ट्राइबल सीट्स जो आती हैं। अच्छा, वहाँ पे बनासकांठा में, आनंद में, और नीचे जो दाहोद और भरूच का इलाका है, यहाँ पे नुकसान होने की संभावना है। तो गुजरात को मिला लीजिए, 10 सीट का नुकसान यहाँ पे है, तो हो गई 30। फिर आप आ जाइए मेरे घर हरियाणा और ये दिल्ली जहाँ हम बैठे हुए हैं, इन दोनों में मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान है। हरियाणा में इस वक्त आंधी चल रही है बीजेपी के खिलाफ, एकमात्र राज्य है जहाँ आंधी चल रही है, और इनके एकदम पांव उखड़ गए हैं। मतलब खट्टर जी की सीट सेफ नहीं है इस टाइम, जब बीजेपी की सेफेस्ट सीट है करनाल, वहां पे पसीने छूट रहे हैं इनके, है ना। तो हरियाणा दिल्ली साथ में जोड़ने के लिए आप पंजाब जोड़ दीजिए, हिमाचल भी जोड़ दीजिए, 1 सीट लद्दाख की जो बीजेपी की जाएगी, सबको जोड़ दीजिए, और मैं कहता हूँ 10 का
यहाँ पे एक ब्लॉक है, 10 सीट का नुकसान यहाँ 10 सीट का नुकसान दे रहे हैं आप होगा इसे। ज़्यादा में। हरियाणा में कम से कम 6 सीट कांग्रेस लेके आ रही है, हम्म, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने कहा इसमें हिमाचल की एक सीट, पंजाब में थोड़ा लॉस, और वो जो पंजाब में ज़्यादा नहीं है थोड़ा लॉस होगा, और जम्मू कश्मीर में 1 सीट का, लद्दाख में 1 सीट का लॉस है, सारे को मिला के कहिए 10 सीट का यहाँ नुकसान हो गया 40। मैं 10 सीट उत्तर प्रदेश में बोल रहा हूँ, 50 50 हो गए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत कम नुकसान है, और उसके साथ आपको झारखंड भी जोड़ना पड़ेगा, सारों में मिला के 10 सीट का नुकसान अच्छा। हो गया 60। मध्य प्रदेश में 4-5 सीट से ज़्यादा का नुकसान शायद नहीं होगा बीजेपी, क्योंकि वोट वहाँ भी कम हो रहे हैं लेकिन मार्जिन बहुत है गुजरात की तरह, तो जल्दी से पलटेगा नहीं। तो 60 हो गया। फिर बच गया बिहार। बिहार में कम से कम 15 सीट का नुकसान हो रहा है, तो हो गया 75। 75 सीट का नेट नुकसान एनडीए को हो रहा है। अब इसको कैसे आप पलटें, मतलब कौन सा गणित है, कोई ये मेरे को 300 पार 400 पार का जो गणित है उसमें कोई मेरे को मोटी बात बता दे, ये कोई डीप सेफोलॉजी की बात नहीं है, कोई काला जादू नहीं है, और ये एक मोटा हिसाब। सेंसिबल सा आंसर है, इसमें सेंस बन रही है इस बात की। मोटी आप बात देख लीजिए, 75 जैसे ही डाउन होते हैं इसका मतलब है एनडीए 272 के नजदीक पहुंच जाता है, 5 सीट ऊपर 5 सीट नीचे। अब मैं कह रहा हूँ 75, इसका मतलब ये नहीं कि 74 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, भाई 85 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, ऐसा कोई मेरे पास एग्जैक्ट थर्मामीटर नहीं है ना। लेकिन बगैर थर्मामीटर के भी आप ये तो बता देते हैं बुखार है, तेज बुखार है, इतना तो पता लगता है। राइट। उतनी बात तो करो। अरे पूरा सर्वे मीडिया ये सिंपल बात को बता नहीं रहा है, इसलिए मेरे को दोबारा करना पड़ रहा है, मेरे को रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है ना। आज की तारीख में मुझे वाकई कोई मेरे को सेफोलॉजी कहता है, इंटरव्यू सेफोलॉजी में, सेफोलॉजी सुनते ही मैं फोन रख देता हूँ, मैं वो नहीं करना। बट ये जरूरी भी तो है ना, वो नैरेटिव तोड़ना, वरना वो अजय छवि की नहीं कोई तोड़ ही नहीं पड़ा। सकता। मैं कहता हूँ, मतलब इसका बड़ा एग्जांपल, मतलब बड़े एग्जांपल इसलिए कि वो आईएनए पे मुकदमा चला था, आईएनए म्यूटिनी हुई थी तो मुकदमा चला था, हमारे भारत के नेवी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चला, तो म्यूटिनी करने का। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने 40 साल बाद अपना कोट दोबारा पहना और एक वकील के तौर पे अपीयर हुए उनके पक्ष में। तो मतलब उस तरह के काम करने पड़ जाते हैं कभी कभी दोबारा पुराना चोगा पहन के। तो मेरा कोई वैसे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चूंकि अरे भाई इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, टीवी है, मीडिया है, सर्वे है, कोई बता नहीं रहा है, और बदल झूठी तूती बजा रहे हैं, 370 300 ये 400 पार 400 पार। तो प्रधानमंत्री बोले 400 पार, मुझे समझ आता है भाई नेता है, उसका काम है जरा उत्साहित करना, तुम क्यों बोल रहे हो 400 पार, है ना। अगर उनका 400 पार बोलना है तो भाई बोलो कि कांग्रेस कह रही है मेरे को 350 सीट आ रही है, चलो उनका भी लगा दो फिर साथ में, क्यों नहीं लगाते। अब 4 दिन 10 दिन से पूछ रहे हैं जी अमित शाह जी कह रहे हैं कि उनकी तो ऑलरेडी मेजोरिटी आ गई। अरे वो तो कहेंगे कि उनको तो 600 सीट आ गई, क्यों आप कर रहे हो इसका प्रचार। तो जब ये प्रचार देखा मैंने तब मुझे लगा कि नहीं, जो सच है बोल वो रहा हूँ, जो सच है, क्योंकि ये मैंने किया है। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता होने के बाद मैं अमूमन इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ कौन पार्टी जीत रही है हार रही है, लेकिन 2-3 बार मैंने किया है। जब आम आदमी पार्टी आई थी सारे सर्वे कह रहे थे 4 सीट आएंगी, बिटवीन 2 to 5। तो मैंने सर्वे करके बोला भैया 32 का मेरा अनुमान लग रहा है, 28 आई उनको पहली बार। दूसरी बार फिर वो कहें कि पलटू होने की छवि की वजह से अब आम आदमी पार्टी हार जाएगी। सर्वे किया, मैंने कहा कम से कम 57 दिख रही है मेरे को। सब लोग कहते भाई साहब कुछ तो शर्म किया करो, अपनी पार्टी के लिए ऐसा बोल रहे हो, ये वो। 67 सीट आई 57 में। तो जैसे मैंने कहा मैं तो कंजर्वेटिव रह के बात करता हूँ, थोड़ा एस्टिमेट देते हैं। कर्नाटका में बीजेपी हार रही थी और सारा मीडिया बीजेपी को आगे दिखा रहा था। तो फिर इंदिरा के अपने साथियों के साथ हमने सर्वे किया, बताया कि 132 से 140 के बीच में सीट आएंगी, 135 आएंगी। तो मैं ऐसी चीज़ों में इंटरवीन करता हूँ, रोज रोज करने का मेरा कोई काम नहीं, ना मेरा धंधा, ना मेरी रोटी इससे चलती, ना मेरे को कोई काम। लेकिन जब लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको पता है पेशेंट सामने है, आपको पता है कि उसको झूठी दवाई दी जा रही है,
तो आप एकदम खड़े होके कहते हैं यार क्या कर रहे हो, ये थोड़ी है। हाँ, तो देखा नहीं जाता, मतलब मन नहीं मानता है, और बोलना एक- पड़ेगा अभी। और दूसरा, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे लगता है ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं, आईपीएल का मैच नहीं जिसके बारे में कौन जीतेगा हारेगा। ये मेरे बच्चों के भविष्य का सही फैसला बात हो रहा है, इस देश के भविष्य का, हम्म। इस देश के संविधान का फैसला हो रहा है। मैं कैसे चुप रह सकता हूँ अगर आप ऐसा काम करोगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर, जो अभी एक इम्पोर्टेंट सवाल है इलेक्शन कमीशन का, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, वोटर टर्नआउट को लेके डेटा जो है वो बार बार बदला गया, और अभी 1 करोड़ से ज़्यादा का वोट शेयर जो है वो बदल दिया गया। लेट जो है डेटा जारी किया कि अभी वोट शेयर बढ़ गया। इसको लेके क्या आपका ओपिनियन है? क्या इसमें कुछ फर्जीवाड़े की आशंका है, या ये संभावना है कि भाई बाद में डेटा मैच किया जाता है, तो ये नेचुरल सी बात है कोई इसमें? मेरा अपने दोस्तों से थोड़ा सा अलग ओपिनियन है। इन सब चीज़ों में बात करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। हम्म, इलेक्शन कमीशन की साख इतनी गिर गई है हम्म, कि अगर आप इसमें कह दो कि ये तो मेरा बटुआ निकाल के ले गए तो लोग विश्वास कर लेंगे। मतलब हालत इनकी ये आजकल हो गई है। लेकिन हमें हर चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये जो इलेक्शन टर्नआउट का डेटा देरी से रिलीज कर रहे हैं, ये शंका की बात है। बिल्कुल पहले के पैटर्न को बदल रहे हैं, बिल्कुल बदल रहे हैं। और कुछ छुपाव दुखाव का खेल है, बिल्कुल है। लेकिन आप अभी से मान मत लीजिए कि 1 करोड़ वोट की हेराफेरी हो गई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। चूंकि, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इलेक्शन कमीशन की नीयत पे भरोसा नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के नियमों पे भरोसा है। और उन नियम में एक 17C फॉर्म है, जो कि किसी भी बूथ में जैसे ही पोलिंग खत्म होती है तो एक फॉर्म है जिसके ऊपर लिखा जाता है कितने टोटल वोट पड़े। टोटल थे कितने, 1272 वोट थे, जिसमें से 648 वोट डले, और उस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होते हैं। हर कैंडिडेट के जो एजेंट है उसके सिग्नेचर होते हैं, उसकी कॉपी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, और उसकी कॉपी हर एजेंट के पास होती है। लेकिन कई लोगों ने आरोप लगाया कि 17C फॉर्म तो दे ही नहीं रहे हैं वो लोग, कई ऐसे लोगों ने आरोप लगाया। जो ऐसे लोकल स्थान पे कई जगह पे ऐसी हेराफेरी भी होती है, इस तरह की छोटी मोटी बदमाशियाँ होती हैं, मगर 17C आम तौर पे मिलता है। और इसलिए, और दूसरा इसका प्रोसीजर ये है कि अगले दिन स्क्रूटनी होती है। सारे 17C फॉर्म को इकट्ठा करके रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बैठ के इकट्ठा करके कैंडिडेट्स के सामने दिखाता है कि इतना इतना वो हुआ है, और उसका टोटल करता है। तो अगर वहाँ तक ये हुआ है, उसके बाद हेरा फेरी लगभग असंभव है, मतलब बहुत बवाल हो जाएगा। इसलिए जो ऑपोजिशन कह रहा है और जो ADR वगैरह कह रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ, ये कि आप सारा 17C फॉर्म पब्लिक कीजिए। अच्छा, मैं केवल एक चीज़ चाहता हूँ, मेरे को चिंता उसकी इतनी नहीं है कि इन्होंने कितने घंटे देरी की। देरी करने में इनएफिशिएंसी भी कारण होता है। तो ये निकम्मापन है या कि बदमाशी, इसमें से अंतर मैं करना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप सारा 17C फॉर्म इंटरनेट पे डाल दीजिए, आपके पास है, आप उसका टोटल भी कर चुके हो, वो सारी चीज़ डालिए और काउंटिंग शुरू होने से पहले डालिए। क्योंकि वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। पोस्टल बैलेट कुछ आएंगे, पोस्टल बैलेट की संख्या डालिए। अब देखने में बड़ी साधारण बात लगती है कि हाँ नहीं होना चाहिए। 2019 में हुआ था ऐसा, अच्छा, दब गई थी ये बात। 2019 में चुनाव का परिणाम आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने बूथ वाइज वोट शेयर रिलीज करने शुरू कर दी, और किसी पत्रकार ने उसको एडअप करके कहा कि ये तो इसमें इतने वोट डले, पोस्टल बैलेट इतने हैं, मिला के देखें, लेकिन आपने वोट जो काउंटेड है वो तो अलग है, उसमें फ़र्क है। किसी में कुछ सैकड़ों का फ़र्क था, किसी में हज़ारों का फ़र्क था। तो इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब देने की बजाय रातों रात अपनी वेबसाइट से सारे आंकड़े हटा दिए। इसलिए संदेह तो पैदा होता है। इसलिए, और कल इलेक्शन कमीशन में ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी आ रही है, और मेरा यही भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देगा चुनाव आयोग को कि आप 17 को पब्लिक कीजिए। तो काउंटिंग शुरू होने से पहले मुझे पता होना चाहिए एग्जैक्टली कितने वोट काउंट होने वाले हैं। एक वोट इधर से उधर नहीं होना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। उतना कीजिए। अभी से ये मत मान लीजिए डिमोरलाइज हो जाते हैं लोग, भैया 1 करोड़ वोट तो हो गया, 6% तो हो गए, भैया अब क्या फायदा, सब सेट हो गया, सब सेट हो गया, क्या होगा। कमीशन की नीयत पे मुझे भी भरोसा नहीं है,
इलेक्शन के नियमों पे मुझे भरोसा है। तो ये ज़रूरी बात है और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने समझा भी दिया है। और मुझे लगता है कि लोगों को जो ये एक छवि बनी हुई थी कि अरे आएगा तो मोदी, वो अब टल गया है, वो बादल चट गया है अभी, हाँ। वो मैसेज चला गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा रही और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अपनी समझ बनाने में आसानी हुई होगी। सर, एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ कि ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हर चुनाव में होता था, उसके जवाब में अब एक सामाजिक ध्रुवीकरण हम देख रहे हैं कि सोशल पोलराइजेशन हो रहा है, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बार के चुनाव में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जीत होगी, इसकी कितनी अहमियत को देखते हैं आप? पहली बार इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, पहली बार तो नहीं कहना चाहिए, बीएसपी ने बनाया था, कम्युनिस्ट पार्टियों ने बीच बीच में बनाया, मगर पहली बार मुख्य धारा की कोई बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सामाजिक न्याय को अपना पहला मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पहला सेक्शन है सामाजिक न्याय। पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री के दावेदार लोगों में से एक व्यक्ति स्टेज पे खड़ा होके ये कह रहा है कि एससी एसटी ओबीसी को क्या न्याय मिला। इस देश में जाति है, जाति इस देश का कोड है, जाति इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, आज भी है, और इसे हम ठीक करें। पहली बार कोई पूछ रहा है, कई बार इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी नहीं होता है, लेकिन पहली बार कोई पूछ रहा है कि अच्छा इतने सारे लोग बोल रहे हैं, आपके यहाँ कितने एससी एसटी ओबीसी हैं इस कमरे के अंदर? ये गिनती होनी जरूरी है। इसका ये जो पर्दा लगा के रखा गया है, ये पर्दा उठना चाहिए। तो ये सब मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। चुनाव इस सवाल पे होगा, मुझे विश्वास नहीं है। उसका कारण ये है, कांग्रेस की और विपक्ष की क्षमता अपने एजेंडा को वोटर तक पहुंचाने की बहुत कम है। उनका संगठन है नहीं, मीडिया सारा बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है, तो ये अपने वर्कर तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे। तो इसलिए मेरी अपनी मान्यता है कि सामाजिक न्याय की बात शुरू हुई है। इस इलेक्शन में डिसाइसिव बैटल उस सवाल पे नहीं होगा, मोदी हार भी जाते हैं तो केवल इस कारण से नहीं हारेंगे। अच्छा। मगर एक बैटल शुरू हो गया है, और जितना मेरी समझ है राहुल गांधी के बारे में, अब ये बैटल रुकेगा नहीं। ये सिर्फ चुनावी मामला नहीं है, ये चुनाव के बाद होगा और देश की राजनीति में एक बहुत बड़ी चर्नी आ सकती है। तो ये अभी तो सिर्फ हम ट्रेलर देख रहे हैं इसका। तो बहुत अच्छी बात है कि इस बार का चुनाव सामाजिक न्याय के मसले पर लड़ा जा रहा है और सांप्रदायिकता की बात को हटा के सामाजिक न्याय का जिक्र हो रहा है। अच्छी बात है कि वंचित वर्गों की आवाज़ को उठाने की कोशिश हो रही है। तो योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो आपके आंकड़ों के, आपकी भविष्यवाणी की भी तस्दीक होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जैसा इशारा किया है वैसे नतीजे आएँ। इस बातचीत अपील मैं कर दूं। जी बिल्कुल। शुक्रिया, बहुत अच्छी। ये सुमित भाई के साथ जो बात हुई बेहद ज़रूरी बात है, और अगर आप इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं, अगर आप सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, तो वीडियो खाली देख के मत रह जाइएगा, इसे शेयर कीजिएगा। अभी भी 100 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वोट होना बाकी है। याद रखिए, ये आवाज़, ये मैसेज, ये बात हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो संविधान को याद करता है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर में विश्वास करता है, और ये करना आपका फ़र्ज़ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। गोदी मीडिया वाले, मनु मीडिया वाले लोग तो ये बात नहीं करेंगे, लेकिन आपका दलित बहुजन मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया इस आवाज़ को आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।